ठीक। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी एरर या फॉल्ट अगर जनरेट हो रहा है तो जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि उस एरर को वो जो है ट्रेस करे और उसको करेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले या इवेंट फायर करे, और जो भी हमारा डेटा जो है उससे लॉस हुआ उसको वो रिकवर कर सके, है ना। नेक्स्ट है इसमें मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट जो इसमें आपकी हेडिंग है फॉल्ट टॉलरेंस के बाद वो है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में कि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई बग्स वगैरह अगर या कोई एरर वगैरह आता है तो उसे हम कैसे जो है उसकी मेंटेनेंस करें, कैसे उसको बग को जो है फिक्स करें और अपने जो है सॉफ्टवेयर को बग फ्री करें। अगर हमें किसी फंक्शन लेवल पे अगर कोई मॉडिफिकेशन अगर हमें अडॉप्ट करना हो तो उस मॉडिफिकेशन को कैसे हम जो है कंप्लीट करें, तो ये चीजें इसमें आती है। तो लिखिए इसमें मेंटेनेबिलिटी में मेजर्स ऑफ हाउ इजली बग बग मीन्स एरर होता है, अ मेजर्स ऑफ हाउ इजली बग fixes or functional modification measures of how easily bug fixes or functional modification can be accomplished full stop. High maintainability can be the product of modularity. High maintainability can be the product of modularity and extensibility. फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर हमारा कितना रिलायबल है, सॉफ्टवेयर हमारा कितना ड्यूरेबल है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है ना। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे बात करते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं, ब्रांड से ये मानते हैं कि हाँ ये पुराना ब्रांड है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो रिलायबिलिटी इसमें लिखिए द सॉफ्टवेयर इज एबल टू परफॉर्म a required function under stated condition for a specified period of time. सर रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, the software is able to perform a required function under stated stated conditions for a specified period of time. फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी।
रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसके कुछ या सारे जो है एस्पेक्ट्स को किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में हम जो है उसको यूज कर सकते हैं विदाउट कोई मेजर जो है मॉडिफिकेशन किए हुए। उस सॉफ्टवेयर के जो है फीचर्स को हम या एस्पेक्ट्स को हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी। रीयूजेबिलिटी को हम अचीव करते हैं, अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इनहेरिटेंस एक अप्रोच दिया है, और सी प्लस प्लस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, उसके थ्रू हम अचीव करते हैं। जावा की बात अगर करें तो जावा भी आपका जो है इज ऑल्सो सपोर्टेड जो है इनहेरिटेंस, और वो लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं जिसमें आपके सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इस तरीके के 5 उसमें जो है इनहेरिटेंस होते हैं। तो रीयूजेबिलिटी में लिखिए द एबिलिटी टू यूज some or all of the aspects, the ability to use some or all of the aspects of the pre-existing software, all of the aspects of the pre-existing software in other projects with little to no modification. With little to no modification. नेक्स्ट आपके टॉपिक है रोबस्टनेस। सॉफ्टवेयर आपका जो है रोबस्ट हो। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन या अनप्रेडिक्टेबल जो है कोई अगर हम सिचुएशन में या कोई इनपुट अगर हम इनवैलिड इनपुट भी दे तो वो उस इनवैलिड इनपुट या अनप्रेडिक्टेबल जिसको कह सकते हैं इवेंट अगर वो फेस कर रहा है उस पर भी वो वर्क करे, या उसको हम कह सकते हैं अंडर स्ट्रेस कंडीशन में भी वर्क करे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो हो सकता है कि वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बहुत ही जो है स्ट्रेसफुल हो, है ना। तो आपकी रोबस्टनेस वहां पे चेक की जाएगी कि आप उस स्ट्रेसफुल माहौल में भी आप अच्छे से परफॉर्म करो और रिजल्ट ओरिएंटेड आप जो है आपकी परफॉर्मेंस हो, तो आप रोबस्ट हो। तो यहां इसमें लिख लीजिए द सॉफ्टवेयर इज एबल टू ऑपरेट, the software is able to operate under stress the software is able to operate under stress or tolerate unpredictable or tolerate unpredictable or invalid input full stop। next है security।
सॉफ्टवेयर आपका सिक्योर हो, सॉफ्टवेयर इस तरीके से होना चाहिए कि कोई अगर इलीगल एक्टिविटीज हो या कोई अनऑथराइज पर्सन जो है कोई डेटा को जो है एक्सेस करना चाह रहा हो तो वो ना कर सके। तो इसमें लिखिए द सॉफ्टवेयर इज एबल टू withstand and resist hostile acts. The software is able to withstand and resist, RESIST, and resist hostile acts and influences. Full stop. Next है usability. सॉफ्टवेयर जो है यूजेबल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। यूजेबिलिटी में लिखिए द सॉफ्टवेयर यूजर, the software user interface must be usable. The software user interface must be usable for its target user oblique audience. User oblique audience. Full stop. Default values for the parameters must be chosen so that they are a good choice for the majority of the users. नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर आपका जो है वेल परफॉर्म्ड होना चाहिए, एक विद इन टाइम फ्रेम में जो भी टास्क उसको दिया जाए वो उसको कंप्लीट करे, तो वो सॉफ्टवेयर यूजर्स के थ्रू एडॉप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें परफॉर्मेंस में लिखें द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स, आवाज पहुंच रही ना आप लोग तक? यस सर। द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स its task within a time frame that is acceptable for the user and does not require
does not require too much memory. Does not require too much memory. Full stop. Next है आपका desirable feature portability. Portability. सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप उसे यूज कर सको। सॉफ्टवेयर ऐसा हो जैसे कि जावा है आपका, उसमें एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। तो जावा पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि अब जितने भी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें जेवीएम इनबिल्ड हो गया आ रहा। पहले क्या होता था कि हमें जो है उस जेवीएम को अगर किसी दूसरे मशीन में, मान लिया ए मशीन का प्रोग्राम हमें बी मशीन में रन करवाना है, वो ए मशीन का प्रोग्राम जो है एप्लीकेशन जावा में बना हुआ है, तो बी में अगर रन करवाना होता था बी मशीन में, तो हम जेवीएम को पहले इंस्टॉल करते थे। लेकिन अब जो है जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसमें ऑलरेडी वो इनबिल्ड रहता है, और हम किसी भी मशीन में अगर हमने जावा में एप्लीकेशन बनाया है या प्रोग्राम बनाया है तो उसमें हम इजीली हम रन करवा सकते हैं, क्योंकि वो उस एप्लीकेशंस को जो भी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है या एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो पोर्टेबिलिटी में लिख लीजिए, द सॉफ्टवेयर शुड बी यूजेबल the software should be usable across a number of different conditions and environments the software should be usable across a number of different conditions and environments. फुल स्टॉप। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर किस स्केल में जो है यूजर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है या जो है अडॉप्ट किया जा रहा है, उसकी स्केल कहते हैं ना कि लार्ज स्केल में हम ये चीज जो है प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो स्केलेबिलिटी में लिखिए, the software adapts well to increasing data or number of users. The software adapts well to increasing data or number of users. तो ये हो गए आपके डिजायरेबल फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब है नेक्स्ट डिजाइन इश्यूज। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते समय क्या क्या इशू को जो है फेस किया जाता है या क्या क्या इशू रेज होते हैं। तो अब नेक्स्ट डाल दीजिए आप हेडिंग डिजाइन इश्यूज, और उसमें सब हेडिंग है द प्रॉब्लम ऑफ स्केल। प्रॉब्लम ऑफ स्केल का मतलब होता है कि एक आप स्मॉल प्रोजेक्ट पे या सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, या एक आप लार्ज सॉफ्टवेयर पे जब आप उसके डेवलपमेंट पे बात करोगे, तो जो स्मॉल आपका सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपको उतने मेथड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे जितने आप एक लार्ज सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते समय आप अपनी मेथोलॉजी आपकी डिफरेंट होगी, आपके मेथड्स डिफरेंट होंगे, ठीक, एज कंपेयर टू स्मॉल जो है सिस्टम या स्मॉल सॉफ्टवेयर। तो वो चीज इसमें बताई गई है कि अगर हम कोई एक लार्ज जो है सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए हमें जो है नंबर ऑफ मेथड्स, नंबर ऑफ जो है टेक्नोलॉजी या नंबर ऑफ डिफरेंट मेथोलॉजी को यूज करना रहता है। तो इसमें लिखिए सब हेडिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्केल में
a fundamental problem of software engineering. देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the systematic application of engineering approaches to the development of software, है ना? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि in other words it is a process of analyzing users requirements and then designing, building and testing the software which will satisfies the users requirement. जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, फिर सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, देन उसको डिप्लॉय करते हैं और लास्ट में मेंटेनेंस प्रोसेस होता है। ये एसडीएलसी के फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। ये साइड में आप लोग पढ़ोगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होगा आपके आगे अगर फोर्थ थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। तो द प्रॉब्लम ऑफ स्केल में लिखे अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the problem of scale सेमीकोलन लगाइएगा। डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी लार्ज सिस्टम रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट development of a very large system requires a very different set of methods compared to developing a small system, compared to developing a small system full stop. In other words, comma, the methods that are used for developing small systems generally do not scale up to large system. Do not scale up to large system. Full stop. A different set of method has to be used for developing large software. Full stop. Any large project involves the use of technology. Any large project involves the use of technology and project management. सर लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए। एनी लार्ज से Any large project involves the use of technology and project management. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, while dealing with a small software project,
while dealing with a small software project, comma, the technology requirement is low, the technology requirement is low, and the project management requirement is also low. Full stop. However, when the scale changes to large system, however, when the scale changes to large systems, comma, to solve such problems properly, comma, it is essential that we move in both directions dash, क्या दो डायरेक्शंस हैं? The methods used for development need to be more formal, comma, and the project management for the development project also needs to be more formal. अब नेक्स्ट टॉप इसमें सब हेडिंग है कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटी. सॉफ्टवेयर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और उसके लिए हम लोग कोकोमो मॉडल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. बैरी बोयम साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1970 में इसको डेवलप किया था. और ये जो है एक जो है कॉस्ट एस्टिमेटिंग मेथड है और इसके थ्रू सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है. तो उसमें एफर्ट और टाइम मेजर किया जाता है और जब पर्सन हम रिक्वायर्ड पर्सन फाइंड आउट करते हैं कि कितना लेबर कॉस्ट आएगी तो उसमें एफर्ट अपॉन टाइम कर देते हैं. ये फॉर्मूले उसमें यूज होते हैं. वो चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटी में नेक्स्ट क्लास में. टाइम हो गया है और इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है हम लोगों का ट्रांसलेटर में आप लोग जानते हो इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया. उसके पर्पस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है.